नी 138 के नियमों के तहत चेक केस सिविल लायबिलिटी के लिए क्रिमिनल केस है। हालांकि 2005 में राज खुराना केस में सुप्रीम कोर्ट और योगेंद्र प्रताप सिंह केस में 3 जजों की बेंच के जजमेंट में कहा गया है कि चेक कानून एक फिक्शन ऑफ लॉ है, इसलिए किसी शिकायत को कानूनी तौर पर मेंटेनेबल बनाने के लिए उसके सभी प्रोविजन का सख्ती से पालन करना होगा। सिर्फ चेक बाउंस होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसके प्रोविजों के सभी प्रोविजन को पूरा करने के बाद ही नी एक सेक्शन 138 के तहत कानूनी शिकायत पर विचार किया जा सकता है। राजपाल यादव के मामले में जैसा कि प्रेस रिपोर्ट से पता चला है कि शुरुआती केस 5 करोड़ का था, जिसमें कॉम्प्रोमाइज किया गया था और ज्यादा कीमत के नए चेक के साथ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किए गए थे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट अमाउंट भी शामिल था। राजपाल यादव को बाद के चेक बाउंस होने पर जेल हुई थी। यह तय कानून है कि सेटलमेंट चेक के लिए चेक कानून का कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होता है। चेक होल्डर के पास देरी माफी एप्लीकेशन के साथ पहले वाले ओरिजिनल चेक केस को फिर से खोलने का ऑप्शन होता है। आरोपी के पास तथाकथित सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए सिविल केस फाइल करने का ऑप्शन है, क्योंकि यह गैरकानूनी तरीके से और गलत जानकारी पर हासिल किया गया था। गलत जानकारी क्या है? यह सीधी सी बात है कि सेक्शन 138 के सभी प्रोविजों का कानूनी तौर पर पालन नहीं किया गया था और शिकायत करने वाले ने फाइनल जजमेंट से पहले डॉक्यूमेंट साबित नहीं किए थे, इसलिए ओरिजिनल शिकायत कानूनी तौर पर मेंटेनेबल नहीं थी। आरोपी ओरिजिनल चेक बाउंस केस को फिर से खोलने के लिए एप्लीकेशन फाइल करने पर ट्रायल कोर्ट में भी चैलेंज कर सकता है। कोर्ट का फैसला सबूतों और आरोपी के डिफेंस के आधार पर सुनाया जाता है। कई बार सही डिफेंस पेश नहीं किया जाता है और इसलिए आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। हम यहां कुछ हालिया उदाहरण देते हैं। 2025 में लखनलाल सरोज को 43 साल जेल में रहने के बाद मर्डर केस से बरी कर दिया गया था। एक और अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के मर्डर केस में 2 आरोपियों को 2025 में बरी कर दिया, जबकि उन्होंने अपील फाइल नहीं की थी और सिर्फ एक दूसरे को आरोपी ने अपील फाइल की थी एफआईआर और सबूतों में विरोधाभासों के कारण। ज्यादातर मामलों में शिकायत करने वाले के सबूत लीडिंग सवालों से पेश किए जाते हैं, जिनकी इजाजत नहीं है और जो गैर कानूनी है। वर्की जोसेफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे मर्डर केस में बरी कर दिया क्योंकि प्रोसिक्यूशन के सबूत लीडिंग सवालों से साबित हो गए थे। लॉजिक की ताकत बहुत ज्यादा होती है। कोई भी बात गलत साबित हो सकती है क्योंकि लिखे हुए शब्दों की लिमिट होती है, इसलिए किसी भी शिकायत में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। यहां तक कि सिर्फ लीडिंग सवालों से क्रॉस एग्जामिनेशन, शिकायत करने वाले के खुद के कबूलनामे से भी कोई शिकायत गलत साबित हो सकती है। हालांकि असल में ठीक उल्टा होता है। शिकायत करने वाला लीडिंग सवालों से अपना केस साबित करता है और बचाव पक्ष या तो एब्सेंट रहता है या ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, जबकि बचाव पक्ष को लीडिंग सवालों से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार है, लेकिन वह सीधे सवालों से कंप्लेंट को साबित करता है, जिसे शिकायत करने वाला भी गलत कर देता है और दोषी ठहराया जाता है। वे कौन से सीधे सवाल है जो आमतौर पर बचाव पक्ष क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछता है? कब, कहा, क्यों, ये सीधे सवाल होते हैं और अगर विरोधी गलत जवाब भी दे तो भी ये जवाब आरोपी पर लागू होते हैं। चेक बाउंस के मामलों में आरोपी को दोषी ठहराने का यह सबसे जरूरी कारण है। इसीलिए कानूनी सलाह के लिए सैकड़ों यूट्यूब वीडियोज है, लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा आरोपी दोषी ठहराए जाते हैं और लंबे समय तक इसके नतीजे भुगतते हैं। कृपया हमें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स भेजें और हमारी लीगल टीम ऐसे किसी भी केस से कानूनी तौर पर बाहर निकलने के लिए उठाए जाने वाले कानूनी कदमों की सलाह देगी। दरवाजा खुला है, लेकिन आरोपी उस अनदेखे ताले को खोलने की कोशिश करता है और इस चक्कर में दोषी ठहराए जाने के जाल में फंस जाता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे कोर्ट केस में रेगुलर कानूनी अपडेट के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।